नमस्कार। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया उपन्यास प्रेमा, भाग 11, विरोधियों का विरोध। मेहमानों के विदा हो जाने के बाद यह आशा की जाती थी कि विरोधी लोग अब सिर न उठाएंगे, विशेष इसलिए कि ठाकुर जोरावर सिंह और मुंशी बद्री प्रसाद के मर जाने से उनका बल बहुत कम हो गया था। मगर यह आशा पूरी न हुई। एक सप्ताह भी न गुजरने पाया था कि और अभी सुचित से बैठने भी न पाए थे कि फिर यही दांत किलकिल शुरू हो गई। अमृत राय कमरे में बैठे हुए एक पत्र पढ़ रहे थे कि महाराज चुपके से आया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। अमृत राय ने सिर उठाकर उसको देखा तो मुस्कुराकर बोले, कैसे चले महाराज? महाराज, हुजूर जान बख्शी होए तो कहूँ। अमृत राय, शौक से कहो। महाराज, ऐसा न हो कि आप रिसहे हो जाएं। अमृत राय, बात तो कहो। महाराज, हुजूर डर लगता है। अमृत राय, क्या तनख्वाह बढ़वाना चाहते हो? महाराज, नहीं सरकार। अमृत राय, फिर क्या चाहते हो? महाराज, हजूर हमारा इस्तीफा ले लिया जाए। अमृत राय, क्या नौकरी छोड़ोगे? महाराज, हाँ सरकार, अब हमसे काम नहीं होता। अमृत राय, क्यों, अभी तो मजबूत हो, जी चाहे तो कुछ दिन आराम कर लो, मगर नौकरी क्यों छोड़ो? महाराज, नहीं सरकार, अब हम घर को जाइब। अमृत राय, अगर तुमको यहाँ कोई तकलीफ़ हो तो ठीक ठीक कह दो। अगर तनख्वाह कहीं और इससे ज़्यादा मिलने की आशा हो तो ऐसा कहो। महाराज, हुजूर तनख्वाह जो आप देते हैं कोई क्या माई का लाल देगा? अमृत राय, फिर समझ में नहीं आता कि क्यों नौकरी छोड़ना चाहते हो। महाराज, अब सरकार मैं आपसे क्या कहूँ, यहाँ तो यह बातें हो रही थीं, उधर चम्मन व रम्मन, कहार और भगेलू व दुखी बारी आपस में बातें कर रहे थे। भगेलू, चलो चलो जल्दी, नहीं तो कचहरी की बेला आ जाई हैं। चम्मन, आगे आगे तुम चलो। भगेलू, हमसे आगू ना चलू जाए। चम्मन, तब कौन आगू चले? भगेलू, हम केका बताएं। रम्मन, कोई न चले आगू तो हम चलित हैं। दुखी, तय आगे एक बात कहित है, न कोई आगू चले न कोई पीछू। चम्मन, फिर कैसे चला जाए? भगेलू, सब साथ साथ चलें। चम्मन, तुम्हार कपार। भगेलू, साथ चले माँ कौन हरज है, तब सरकार से बतियाए कौन? दुखी का खूब बतियावत है। दुखी, अरे राम रे राम, मैं उनके ताई न जई हूँ, उनका देख के मौका मुतास हो आवत है। भगेलू, अच्छा, को न चले तो हम आगे चलत हैं। सब के सब चले। जब बरामदे में पहुँचे तो भगेलू रुक गया। चम्मन, ठाड़े काहे हो गए हो, चले चलो। भगेलू, अब हम न जाबे, हमरा तो छाती धड़त है। अमृत राय ने जो बरामदे में इनको साए साए बातें करते सुना तो कमरे से बाहर निकल आए और हंसकर पूछा, कैसे चले भगेलू? भगेलू का हियाव छूट गया, सिर नीचा करके बोला, हुजूर यह सब कहार आपसे कुछ कहने आए हैं। अमृत राय, क्या कहते हैं? यह सब तो बोलते ही नहीं। भगेलू, कहारों से तुमको जौन कुछ कहना हो सरकार से कहो। कहार भगेलू के इस तरह निकल जाने पर दिल में बहुत झल्लाए। चम्मन ने जरा तीखे होकर कहा, तुम काहे नाही कहत हो, तुम्हार मुँह में जीभ नहीं है? अमृत राय, हम समझ गए, शायद तुम लोग इनाम मांगने आए हो। कहारों से अब सिवाय हाँ कहने के और कुछ न बन पड़ा। अमृत राय ने उसी दम 5 रुपया भगेलू के हाथ पर रख दिया। जब यह सब फिर अपनी कोठरी में आए तो यूँ बातें करने लगे। चम्मन, भगेलुआ बड़ा बोदा है। दुखी, वहाँ जाए के ठकुरा सुहाती करे लागा। भगेलू, हमासे तो उनके सामने कुछ कहे न गवा। दुखी, तब काहे को यहाँ से आगे आगे गया रहे हो? इतने में सुखई कहार लकड़ी ठेकता कास्ता हुआ आ पहुँचा और इनको जमा देखकर बोला, का भवा, सरकार का कहन? दुखी, सरकार के सामने जाए के सब गूंगे हो गए, कोई के मुंह से बात न निकली। भगेलू, सुखई दादा तुम निवाय करो, जब सरकार हंसकर इनाम दे लागे तब कैसे कहा जात कि हम नौकरी छोड़न आए हैं। सुखई, हम तो तुमसे पहले कह दिन कि यहाँ नौकरी छोड़े के सब जने पछते हो, अस भला मानुस कहूँ न मिले। भगेलू, दादा तुम बात लाख रुपया ही कहत हो। चम्मन, एमा कौन झूठ है, अस मनई कहाँ मिले। रम्मन, आज 10 बरस रहत भय मुदा, आधी बात कबहू नाही कहन। भगेलू, रीस तो उनके देहों में न छुए, जब बात करत है हंसकर।
मम्मन, भैया हमसे कोई कहत कि तुम 20 कलदार ले और हमारे यहाँ चल के काम करो तो हम सरकार का छोड़ के कहूँ न जाइत। मुद्रा बिरादरी की बात ठहरी, हुक्का पानी बंद हो गवा तो फिर कह के द्वारे जाए। रम्मन, यही डर तो जान मारे डालते हैं। चम्मन, चौधरी कह गए हैं कि आज इनके काम न छोड़े दे हो तो टाट बाहर कर दीन जाए। सुखई, हम एक बेर कह दी कि पछतई हो जस मन में आवे करो। 8 बजे रात को जब बाबू अमृत राय सैर करके आए तो कोई टमटम थाने वाला न था। चारों ओर घूम घूम कर पुकारा मगर किसी की आहट न पाई। महाराज कहार साइस सभी चल दिए, यहाँ तक कि जो साइस उनके साथ था वह भी न जाने कहाँ लोप हो गया। समझ गए कि दुष्टों ने छल किया। घोड़े को आप ही खोलने लगे कि सुखई कहार आता दिखाई दिया। उससे पूछा, यह सबके सब कहाँ चले गए? सुखई खांसकर, सब छोड़ गए, अब काम न करेंगे। अमृत राय, तुम्हें कुछ मालूम है इन सभी ने क्यों छोड़ दिया? सुखई, मालूम काहे नहीं, उनके बिरादरी वाली कहते हैं इनके यहाँ काम मत करो। अमृत राय की समझ में पूरी बात आ गई कि विरोधियों ने अपना कोई और बस न चलते देखकर अब यह ढंग रचा है। अंदर गए तो क्या देखते हैं कि पूर्णा बैठी खाना पका रही है और बिल्लो इधर उधर दौड़ रही है। नौकरों पर दांत पीस कर रह गए। पूर्णा से बोले, आज तुमको बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। पूर्णा हंसकर, इसे आप कष्ट कहते हैं? यह तो मेरा सौभाग्य है। पत्नी के अधरों पर मंद मुस्कान और आंखों में प्रेम देखकर बाबू साहब के चढ़े हुए तेवर बदल गए। भड़कता हुआ क्रोध ठंडा पड़ गया और जैसे नाग सूबी बाजे का शब्द सुनकर थिरकने लगता है और मतवाला हो जाता है, उसी भांति उस घड़ी अमृत राय का चित्त भी किलोले करने लगा। आओ देखा न ताओ, कोट पतलून जूते पहने हुए रसोई में बेधड़क घुस गए। पूर्णा हाँ हाँ करती रही मगर कौन सुनता है और उसे गले से लगाकर बोले, मैं तुमको यह न करने दूंगा। पूर्णा भी पति के नशे में बेसुध होकर बोली, मैं न मानूंगी। अमृत राय, अगर हाथों में छाले पड़े तो मैं जुर्माना ले लूँगा। पूर्णा, मैं उन छालों को फूल समझूंगी, जुर्माना क्यों देने लगी? अमृत राय, और जो सिर में धमक अमक हुई तो तुम जानना। पूर्णा, वाह, ऐसे सस्ते न छूटोगे, चंदन रगड़ना पड़ेगा। अमृत राय, चंदन की रगड़ाई क्या मिलेगी? पूर्णा, वाह, हंसकर भरपेट भोजन करा दूंगी। अमृत राय, कुछ और न मिलेगा? पूर्णा, ठंडा पानी भी पी लेना। अमृत राय रिसियाकर, कुछ और मिलना चाहिए। पूर्णा, बस अब कुछ न मिलेगा। यहाँ अभी यही बातें हो रही थी कि बाबू प्राणनाथ और बाबू जीवननाथ आए। यह दोनों कश्मीरी थे और कॉलेज में शिक्षा पाते थे। अमृत राय के पक्षपातियों में ऐसा उत्साही और कोई न था जैसे यह दोनों युवक थे। बाबू साहब का अब तक जो अर्थ सिद्ध हुआ था वह इन्हीं परोपकारियों के परिश्रम का फल था और वे दोनों केवल जबानी बकवास लगाने वाले नहीं थे, वरन बाबू साहब की तरह वह दोनों भी सुधार का कुछ कुछ कर्तव्य कर चुके थे। यही दोनों वीर थे जिन्होंने सहस्त्रों रुकावटों और बाधाओं को हटाकर विधवाओं से ब्याह किया था। पूर्णा की सखी रामकली ने अपनी मर्जी से प्राणनाथ के साथ विवाह करना स्वीकार किया था और लक्ष्मी के माँ बाप जो आगरे के बड़े प्रतिष्ठित रईस थे, जीवननाथ से उसका विवाह करने के लिए बनारस आए थे। ये दोनों अलग अलग मकान में रहते थे। बाबू अमृत राय उनके आने की खबर पाते ही बाहर निकल आए और मुस्कुराकर पूछा, क्यों, क्या खबर है? जीवननाथ, यह आपके यहाँ सन्नाटा कैसा? अमृत राय, कुछ न पूछो भाई। जीवननाथ, आखिर वे दर्जन भर नौकर कहाँ समा गए? अमृत राय, सब जहन्नुम चले गए। जालिमों ने उन पर बिरादरी का दबाव डालकर यहाँ से निकलवा दिया। प्राणनाथ ने ठट्टा लगाकर कहा, लीजिए, यहाँ भी वह ढंग है। अमृत राय, क्या तुम लोगों के यहाँ भी यही हाल है? प्राणनाथ, जनाब, इससे भी बदतर, कहारी सब छोड़ भागे। जिस कुएं से पानी आता था वहाँ कई बदमाश लठ लिए बैठे हैं कि कोई पानी भरने आए तो उसकी गर्दन झाड़े। जीवननाथ, अजी, वह तो कहो कुशल होई कि पहले से पुलिस का प्रबंध कर लिया, नहीं तो इस वक्त शायद अस्पताल में होते। अमृत राय, आखिर अब क्या किया जाए, नौकरों बिना कैसे काम चलेगा? प्राणनाथ, मेरी तो राय है कि आप ही ठाकुर बनिए और आप ही चाकर। जीवननाथ, तुम तो मोटे ताजे हो, कुएं से 10-20 कल से पानी खींच ला सकते हो। प्राणनाथ, और कौन कहे कि आप बर्तन भांडे नहीं मांज सकते? अमृत राय,
अजी अब ऐसे कंगाल भी नहीं हो गए। 2 नौकर अभी हैं, जब तक इनसे थोड़ा बहुत काम लेंगे। आज इलाके पर लिख भेजता हूँ, वहाँ 2-4 नौकर आ जाएंगे। जीवननाथ, यह तो आपने अपना इंतजाम किया, हमारा काम कैसे चले। अमृत राय, बस आज ही यहाँ उठ आओ चटपट। जीवननाथ, यह तो ठीक नहीं, और फिर यहाँ इतनी जगह कहाँ है। अमृत राय, वह दिल से राजी हैं, कई बार कह चुकी हैं कि अकेले जी घबराता है। यह खबर सुनकर फूली न समाएंगी। जीवननाथ, अच्छा अपने यहाँ तो टोह लूँ। प्राणनाथ, आप भी आदमी हैं या घन चक्कर, यहाँ टोह लूँ वहाँ टोह लूँ, भलमानसी चाहो तो बग्घी जोत कर ले चलो। दोनों प्राणियों को यहाँ लाकर बैठा दो, नहीं तो जाओ टोह लिया करो। अमृत राय, और क्या, ठीक तो कहते हैं, रात ज़्यादा जाएगी तो फिर कुछ बनाए न बनेगी। जीवननाथ, अच्छा जैसी आपकी मर्जी। दोनों युवक अस्तबल में गए, घोड़ा खोला और गाड़ी जोत कर ले गए। इधर अमृत राय ने आकर पूर्णा से यह समाचार कहा। वह सुनते ही प्रसन्न हो गई और इन मेहमानों के लिए खाना बनाने लगी। बाबू साहब ने सुखई की मदद से 2 कमरे साफ कराए, उनमें मेज कुर्सियां और दूसरी ज़रूरत की चीज़ें रखवा दी। कोई 9 बजे होंगे कि सवारियां आ पहुँची। पूर्णा उनसे बड़े प्यार से गले मिली और थोड़ी ही देर में तीनों सखियां बुलबुल की तरह चहकने लगी। रामकली पहले जरा झेपी, मगर पूर्णा की 2-4 बातों ने उसका हियाव भी खोल दिया। थोड़ी देर में भोजन तैयार हो गया और तीनों आदमी रसोई पर गए। इधर 4-5 बरस से अमृत राय दाल भात खाना भूल गए थे। कश्मीरी बावर्ची तरह तरह के सालना अनेक प्रकार के मांस खिलाया करता था, और यद्यपि जल्दी में पूर्णा सिवाय सादे खाने के और कुछ न बना सकी थी, मगर सबने इसकी बड़ी प्रशंसा की। जीवननाथ और प्राणनाथ दोनों कश्मीरी ही थे, मगर वह भी कहते थे कि रोटी दाल ऐसी स्वादिष्ट हमने कभी नहीं खाई। रात तो इस तरह कटी। दूसरे दिन पूर्णा ने बिल्लो से कहा कि जरा बाजार से सौदा लाओ तो आज मेहमानों को अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाऊं। बिल्लो ने आकर सुखई से हुक्म लगाया और सुखई एक टोकरा लेकर बाजार चले। वह आज कोई 30 बरस से एक ही बनिए से सौदा करते थे। बनिया एक ही चालाक था, बुढ़ऊ को खूब दस्तूरी देता, मगर 14 रुपये में 12 आने से कभी अधिक न देता। इसी तरह इस घूरे साहू ने जब रईसों को फंसा रखा था, सुखई ने उसकी दुकान पर पहुंचते ही टाकरा पटक दिया और तिपाई पर बैठकर बोला, लाओ घूरे, कुछ सौदा सुलभ तो दो, मगर देरी न लगे। और हर बार तो घूरे हंसकर सुखई को तमाकू पिलाता और तुरंत उसके हुक्म की तामील करने लगता, मगर आज उसने उसको और बड़ी रुखाई से देखकर कहा, आगे जाओ, हमारे यहाँ सौदा नहीं है। सुखई, जरा आदमी देख के बात करो, हमें पहचानते नहीं क्या। घूरे, आगे जाओ, बहुत टेंटे न करो। सुखई, कुछ भांग वांग तो नहीं खा गए? अरे हम सुखई हैं। घूरे, अजी तुम लाट हो तो क्या, चलो अपना रास्ता देखो। सुखई, क्या तुम जानते हो हमें दूसरी दुकान पर दस्तूरी न मिलेगी? अभी तुम्हारे सामने 2 आने रुपया लेकर दिखा देता हूँ। घूरे, तुम सीधे से जाओगे कि नहीं? दुकान से हटकर बात करो। बेचारा सुखई साहू की सही रुखाई पर आश्चर्य करता हुआ दूसरी दुकान पर गया। वहाँ भी यही जवाब मिला। तीसरी दुकान पर पहुँचा, यहाँ भी वही दुत्कार मिली। फिर तो उसने सारा बाजार छान डाला, मगर कहीं सौदा न मिला। किसी ने उसे दुकान पर खड़ा होने तक न दिया। आखिर झक मारकर मरा समूह लिए लौट आया और सब समाचार कहा, मगर नमक मसाले बिना कैसे काम चले। बिल्लो ने कहा, अब की मैं जाती हूँ, देखूँ कैसे कोई सौदा नहीं देता। मगर ज्यों ही वह बाहर निकली, एक आदमी उसे इधर उधर टहलता दिखाई दिया। बिल्लो को देखते ही वह उसके साथ हो लिया और जिस जिस दुकान पर बिल्लो गई वह भी परछाई की तरह साथ लगा रहा। आखिर बिल्लो भी बहुत दौड़ धूप कर हाथ झुलाते लौट आई। बेचारी पूर्णा ने हार कर सादे पकवान बनाकर धर दिए। बाबू अमृत राय ने जब देखा द्रोही लोग इसी तरह पीछे पड़े हैं, तो उसी दम लाला धनुषधारी लाल को तार दिया कि आप हमारे यहाँ 5 होशियार खिदमतकार भेज दीजिए। लाला साहब पहले ही समझे हुए थे कि बनारस में दुष्ट लोग जितना उधम मचाए थोड़ा है। तार पाते ही उन्होंने अपने अपने होटल के 5 नौकरों को बनारस रवाना किया, जिनमें एक कश्मीरी महाराज भी थे। दूसरे दिन यह सब आ पहुँचे। सबके सब पंजाबी थे, जो न तो बिरादरी के गुलाम थे और न जिनको टाट बाहर किए जाने का खटका था। विरोधियों ने उसके भी कान भरने चाहे, मगर कुछ दाव न चला। सौदा भी लखनऊ से इतना मंगा लिया जो कई महीनों को काफ़ी था।
जब लोगों ने देखा इन शरारतों से अमृत राय को कुछ हानि न पहुंची तो और ही चाल चले। उनके मुवक्किलों को बहकाना शुरू किया। वह तो ईसाई हो गए हैं, साहबों के संग बैठकर खाते हैं, उनको किसी जानवर के मांस से विचार नहीं है, एक विधवा ब्राह्मणी से विवाह कर लिया है, उनका मुंह देखना, उनसे बातचीत करना भी शास्त्र के विरुद्ध है। मुवक्किलों में बौद्धा करके देहातों के राजपूत ठाकुर और भूइंहार थे जो यहाता अविद्या की काल कोठरी में पड़े हुए थे। यह नए जमाने के चमत्कार ने उन्हें चौंधिया दिया था। उन्होंने जब यह सब उटपटांग बातें सुनी तब वे बहुत बिगड़े, बहुत झल्लाए और उसी दम कसम खाए कि अब चाहे जो हो इस अधर्मी को कभी मुकदमा न देंगे। राम राम, इसको वेद शास्त्र का तनिक विचार नहीं भया कि चट एक विधवा को घर में बैठा लिया। छी छी, अपना लोक परलोक दोनों बिगाड़ दिया। ऐसा ही था तो हिंदू के घर में काहे को जन्म लिया था, किसी चोर चंडाल के घर जन्मे होते, बाप दादे का नाम मिटा दिया। ऐसी ही बातें कोई 2 सप्ताह तक उनके मुवक्किलों में फैली, जिसका परिणाम यह हुआ कि बाबू अमृत राय का रंग फीका पड़ने लगा। जहाँ सारे मुकदमों के सांस लेने का अवकाश न मिलता था, वहाँ अब दिन भर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने की नौबत आ गई। यहाँ तक कि तीसरा सप्ताह कोरा बीत गया और उनको एक भी अच्छा मुकदमा न मिला। जज साहब एक बंगाली बाबू थे। अमृत राय के परिश्रम और तीव्रता, उत्साह और चपलता ने जज साहब की आंखों में उन्होंने बड़ी प्रशंसा दे रखी थी। वह अमृत राय की बढ़ती हुई वकालत को देख देख समझ गए थे कि थोड़े ही दिनों में यह सब वकीलों का सभापति हो जाएगा। मगर जब 3 हफ्ते से उनकी सूरत न दिखाई दी तब उनको आश्चर्य हुआ और रिश्तेदार से पूछा कि आजकल बाबू अमृत राय कहाँ है। सरिश्तेदार साहब जात के मुसलमान और बड़े सच्चे साफ आदमी थे। उन्होंने सारा ब्यौरा जो सुना था कह सुनाया। जज साहब सुनते ही समझ गए कि बेचारे अमृत राय सामाजिक कामों में आगे बनने का फल भोग रहे हैं। दूसरे दिन उन्होंने खुद अमृत राय को इजलास पर बुलवाया और देहाती जमींदारी के सामने उनसे बहुत देर तक इधर उधर की बातें की। अमृत राय भी हंस हंस उनकी बातों का जवाब दिया किए। इस बीच में कई वकीलों और बैरिस्टर जज साहब को दिखाने के लिए कागज पत्र लाए, मगर साहब ने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया। जब वह चले तो साहब ने कुर्सी से उठकर हाथ मिलाया और जरा जोर से बोले, बहुत अच्छा बाबू साहब, जैसा आप बोलता है इस मुकदमे में वैसा ही होगा। आज जब कचहरी बर्खास्त हुई तो उन जमींदारों में जिनके मुकदमे आज पेश थे यूँ गलचौर होने लगी। ठाकुर साहब पगड़ी बांधे मूछ खड़ी किए, मुट्ठासा लठ हाथ में लिए, आज जज साहब अमृत राय से खूब खूब बतियात रहे। मिश्र जी सिर घुटाए, टीका लगाए, मुंह में तंबाकू दबाए और कंघे पर अंगोछा रखे, खूब बतियावत रहा मानो को अपने मित्र से बतियावे। मिश्र जी बड़े आदमियन का सब जगह आदर होता है। ठाकुर जब वो दोनों बतियात रहे तब तलुक कऊ वकील आए, बाकी साहब कोई की ओर नहीं ताकिन। मिश्र जी हम कहे देत है तुम्हार मुकदमा उन्हीं के राय से चले, सुनत रहे हो कि नहीं। जब अमृत राय चले लागे तो जज साहब कहन कि इस मुकदमे में वैसा ही होगा। ठाकुर सुना काहे नहीं, बाकी फिर काव करी। मिश्र जी इतना तो हम कहित हैं कि अस वकील पृथ्वी पर नाही बा, कस बहस करत हैं मानो जिह्वा पर सरस्वती बैठी होए, उनका बराबरी करे आज कोई नहीं है। मिश्र जी मुदा ईसाई हो गया, विधवा से ब्याह की है। ठाकुर इतने तो बीच पड़ा, अगर उनका वकील किए हो तो बाजी बद के जीत जायत। इसी तरह दोनों में बातें हुई और दिया में बत्ती पड़ते पड़ते दोनों अमृत राय के पास गए और उनसे कुछ मुकदमे की कुल रुइदाद बयान की। बाबू साहब ने पहले ही समझ लिया था कि इस मुकदमे में कुछ जान नहीं है, जिस पर उन्होंने मुकदमा ले लिया और दूसरे दिन ऐसी योग्यता से बहस की कि दूसरी ओर के वकील मुख्तियार खड़े हुए ताकते रह गए। आखिर जीत का सेहरा भी उन्हीं के सिर रहा। जज साहब उन वक्तरिया पर ऐसे प्रसन्न हुए कि उन्होंने हंसकर धन्यवाद दिया और हाथ मिलाया। बस अब क्या था, एक तो अमृत राय यूं ही प्रसिद्ध थे, उस पर जज साहब का यह वर्ताव और भी सोने पर सुहागा हो गया। वह बंगले पर पहुंचकर चैन से बैठने भी न पाए थे कि मुवक्किलों के दल आने लगे और 10 बजे रात तक यही तांता लगा रहा। दूसरे दिन से उनकी वकालत पहले से भी अधिक चमक उठी। द्रोहियों ने जब देखा कि हमारी चाल भी उल्टी पड़ी तो और भी दांत पीसने लगे। अब मुंशी बद्री प्रसाद तो थे ही नहीं कि उन्हें सीधी चालें बताते और न ठाकुर थे कि कुछ बाहुबल का चमत्कार दिखाते।
बाबू कमला प्रसाद अपने पिता के सामने ही से इन बातों से अलग हो गए थे, इसलिए दोहियों को अपना और कुछ बस न देखकर पंडित भगुदत्त का द्वार खटखटाया। उनसे कर जोड़कर कहा कि महाराज, कृपा सिंधु, अब भारतवर्ष में महा उत्पात और घोर पाप हो रहा है। अब आप ही चाहो तो उसका उद्धार हो सकता है। सिवाय आपके इस नौका को पार लगाने वाला इस संसार में कोई नहीं है। महाराज, अगर इस समय पूरा बल न लगाया गया तो फिर इस नगर के वासी कहीं मुँह दिखाने के योग्य नहीं रहेंगे। कृपा के परनाले और धर्म के पोखरा ने जब अपने जजमानों को ऐसी दीनता से स्तुति करते देखा तो दांत निकाल कर बोले, आप लोग जौन हैं तैन घबराए मत, आप देखा करे कि भृगुदत्त क्या करते हैं। सेठ धूनीमल, महाराज, कुछ ऐसा यत्न कीजिए कि इस दुष्ट का सत्यानाश हो जाए, कोई नाम लेवा न बचे। आदमी, हाँ महाराज, इस घड़ी तो यही चाहिए। भृगुदत्त, यही चाहिए तो यही लेन, सर्वथा नाश न कर दूं तो ब्राह्मण नहीं, आज के 7वें दिन उसका नाश हो जाएगा। सेठ जी, द्रव्य जो लगे वे खटके कोठी से मंगा लेना। भृगुदत्त, इसके कहने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल 500 ब्राह्मण का प्रतिदिन भोजन होगा। बाबू दीनानाथ, तो कहिए कोई हलवाई लगवा दिया जाए। राघो हलवाई पेड़े और लड्डू बहुत अच्छे बनाता है। भृगुदत्त, जो पूजा मैं कराऊंगा उसमें पेड़ा खाना वर्जित है। अधिक इमरती का सेवन हो उतना ही कार्य सिद्ध हो जाता है। इस पर पंडित जी के एक चेले ने कहा, गुरुजी, आज तो आपने न्याय का पाठ देते समय कहा था कि पेड़े के साथ दही मिला दिया जाए तो उसमें कोई दोष नहीं रहता। भृगुदत्त हंसकर, हाँ, अब स्मरण हुआ, मनु जी ने इस श्लोक में इस बात का प्रमाण दिया है। दीनानाथ मुस्कुराकर, महाराज, चेला तो बड़ा तीव्र है। सेठ जी, यह अपने गुरु जी से बाजी ले जाएगा। भृगुदत्त, अब कि इसने एक यज्ञ में 2 सेर पूड़ियाँ खाई, उस दिन से मैंने इसका नाम अंतिम परीक्षा में लिख दिया। चेला, मैं अपने मन से थोड़ा ही उठा, अगर जजमान हाथ जोड़कर उठा न देते तो अभी सेर भर और खा के उठता। दीनानाथ, क्यों न हो पट, जैसे गुरु वैसे चेला। सेठ जी, महाराज, अब हमको आज्ञा दीजिए, आज हलवाई आ जाएगा, मुनीम जी भी उसके साथ लगे रहेंगे। जो 100-200 का काम लगे मुनीम जी से फरमा देना, मगर बात तब है कि आप भी इस विषय में जान लगा देना। पंडित जी ने सिर का कद्दू हिलाकर कहा, इसमें आप कोई खटका न समझिए। 1 सप्ताह में अगर दुष्ट का नाश न हो जाए तो भृगुदत्त नहीं। अब आपको पूजन की विधि भी बता दूं, सुनिए। तांत्रिक विद्या में एक मंत्र ऐसा भी है जिसके जगाने से बैरी की आयु क्षीण होती है। अगर 10 आदमी प्रति दिवस उसका पाठ करे तो आयु में दोपहर की हानि होगी। अगर 100 आदमी पाठ करे तो 10 दिन की हानि होगी। यदि 500 पाठ नित्य हो तो हर दिन 5 वर्ष आयु घटते हैं। आपने इस घड़ी ऐसी बात कह कि हमारा चोला मस्त हो गया। दीनानाथ, सेठ जी, महाराज, आपने इस घड़ी ऐसे बात कही कि हमारा चोला मस्त हो गया। दीनानाथ, कृपा सिंधु, आप धन्य हैं, आप धन्य हो। बहुत से आदमी एक बार बोलो पंडित भृगुदत्त की जय। बहुत से आदमी एक बार बोलो दुष्टों की क्षय क्षय। इस तरह कोलाहल मचाते हुए लोग अपने अपने घरों को लौटे। उसी दिन राघो हलवाई पंडित जी के मकान पर जा डटा। पूजा पाठ होने लगे। 500 भुक्खड़ एकत्र हो गए और दोनों जुनमाल उड़ाने लगे। धीरे धीरे 500 से 1000 नंबर पहुंचा। पूजा पाठ कौन करता है? सवेरे से भोजन का प्रबंध करते करते दोपहर हो जाता था और दोपहर से भंग बूटी छानते रात हो जाती थी। हाँ, पंडित भृगुदत्त दास का नाम पूरे शहर में उजागर हो रहा था। चारों ओर उनकी बड़ाई गाई जा रही थी। 7 दिन यही अंधाधुंध मचा रहा। यह सब कुछ हुआ मगर बाबू अमृत राय का बाल बांका न हो सका। कहीं चमार के सरापे डागर मिलते हैं, ऐसे आँख के अंधे और गंठ के पूरे न फंसे तो भृगुदत्त जैसे गूंगों को चौखटिया कौन कराए। सेठ जी के आदमी तिल तिल पर अमृत राय के मकान पर दौड़ते थे कि देखे कुछ जंत्र मंत्र का फल हुआ कि नहीं। मगर 7 दिन के बीतने पर कुछ फल हुआ तो यही कि अमृत राय की वकालत सदा से बढ़कर चमकी हुई थी।